वेलकम टू द डेड जोन नरेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये कहानी है एक पिशाच की बस्ती की, पार्ट 3। अब तक आपने सुना कि सब लोग हवेली में पहुंच जाते हैं और वहां मुखिया का नौकर सबको बहुत अजीब तरीके से देखता है। वहां उनको बहुत अजीब सा महसूस होता है। अब आगे। अगली सुबह सभी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और नीचे नाश्ते के लिए पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर बोलता है, अरे बच्चों आओ बैठो बैठो, मुखिया साहब आते ही होंगे। अच्छा, तुम लोगों ने सभी सामान तो पैक कर लिया है ना? कैमरा वगैरह सब रख दिया ना? तभी वहाँ मुखिया आता है। मुखिया बोलता है, सुनो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक जगह दिखाऊंगा। वहाँ हमारे पूर्वज लोग पूजा पाठ किया करते थे। वो जगह जंगल के ठीक बीचों बीच है। तुम लोग नाश्ता कर लो और फिर हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। वहीं एक कोने में राजू खड़ा रहता है, जो सिमरन को देखकर मुस्कुराता रहता है। लेकिन जैसे ही आयशा उसे देखती है, वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। खैर, नाश्ता करने के बाद सभी कोई जंगल के लिए निकल जाते हैं। आगे वाली गाड़ी में मुखिया और प्रोफेसर रेहान दोनों रहते हैं और बाकी पीछे वाली कार में सभी स्टूडेंट लोग रहते हैं। रास्ते में आयशा बोलती है, पता नहीं यहाँ पर कितने अजीब लोग रहते हैं। रेहान बोलता है, क्या हुआ? और सिमरन के मना करने के बावजूद आयशा सारी बात उसे बता देती है। अयान बोलता है, क्या यार तुम भी अब बता रही हो, रात को क्यों नहीं बताया? उसकी खाल उधेड़ देता। सिमरन बोली, बस करो गाइस, छोड़ो उसे। रेहान बोला, अगर अब की बार उसने ऐसा कुछ किया तो मुझे बता देना, देख लूंगा उसे। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल के सामने पहुंच जाते हैं। मुखिया बोलता है, हाँ तो बच्चों, हमें यही गाड़ी लगानी होगी क्योंकि अंदर जाने का रास्ता नहीं है और हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। और वो आगे आगे जाता है और उसके पीछे पीछे सभी लोग चलते हैं। चलते चलते काफी अंदर तक वो लोग घुस जाते हैं। फिर आगे एक गोल सी खुली जगह मिलती है जहाँ पेड़ नहीं थे और उस मैदान के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था और उसके दोनों अगल बगल में एक एक बांस का खंभा लगा था जिस पर भैंस की खोपड़ी थी। और वो जगह बहुत ही अजीब और सन्नाटे वाली थी। उस बीच वाले बड़े से पत्थर पर सिंदूर लगा हुआ था। मुखिया वहां जाता है और घुटने के बल लेटकर उस पत्थर को प्रणाम करने लगता है और ठीक उसी तरह प्रोफेसर रेहान और बाकी सब फोटोज क्लिक करने लगते हैं। फिर मुखिया बताना शुरू करता है, आज से बहुत साल पहले हमारे गांव के पूर्वजों ने इसे यहाँ लगाया था और वो लोग यहाँ उसकी पूजा करते थे। और उसी समय से हम लोग सब गांव वाले पूर्णिमा की रात को यहाँ आते हैं और बलि देते। तभी वहाँ घूमते हुए आयशा उस पत्थर के पास जाती है और उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। मुखिया चिल्लाता है, नहीं, इसे छूना मत। उस पत्थर को सिर्फ और सिर्फ पुजारी ही छू सकता है, बाकी लोगों को इजाजत नहीं है इसे छूने। आयशा तुरंत पीछे हट जाती है। प्रोफेसर रेहान बोलते हैं, सुनो बच्चों, इसे अपनी नोटबुक में लिख लो और जितना हो सके इसके फोटोज ले लो। मुखिया बोलता है, अब हम लोग एक गुफा में जाएंगे और फिर वहाँ से सभी लोग एक पहाड़ के पास पहुँचते हैं और फिर वहाँ से ऊपर जाकर एक गुफा में सभी लोग घुसते हैं। अंदर सारी दीवारों पर बहुत सी अजीब अजीब सी चीजें बनी थी और जमीन पर एक जगह धूप जल रही थी। सभी लोग डॉक्यूमेंट बनाने लगते हैं। तभी सिमरन का पैर गलती से उस धूप में लग जाता है और वो धूप गिरकर बुझ जाती है, जिससे वो मुखिया गुस्सा हो जाता है और बहुत ही अजीब तरीके से सिमरन को ढूंढने लगता है। प्रोफेसर बोलता है, बच्चों थोड़ा ध्यान से देखकर चलो। और फिर मुखिया उस गुफा के बारे में उन लोगों को बताने लग जाता है। फिर शाम ढलती है और सभी लोग वापस आ जाते हैं। वापस आते वक्त अयान को एक घर जो कि बहुत पुराना था और टूटा फूटा चला हुआ दिखाई देता है और अयान की आंखों के आगे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो उसी घर को जलते हुए देखता है और सामने रोती एक औरत और जमीन पर पड़ा एक आदमी की लाश देखता है। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और फिर गाड़ी किनारे लगा लेता है। आदि बोलता है, क्या हुआ, स्ट्रेस्ड हो? अयान बोलता है, नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। और फिर वो लोग वापस हवेली में पहुंच जाते हैं और मुखिया चुपचाप किसी से बात किए बिना अंदर चला जाता है। रेहान बोलता है, लगता है मुखिया साहब आज गुस्सा हो गए हैं। प्रोफेसर रेहान बोलते हैं, कोई नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगा।
लेकिन आइंदा से प्लीज तुम लोग ध्यान रखना। और वो भी अंदर चले जाते हैं। रात होती है और सभी लोग डिनर के बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात में सिमरन और आयशा दोनों गहरी नींद में होती हैं और रात के दूसरे पहर में उनकी रूम की खिड़की भड़ाक की आवाज के साथ खुलती है और दोनों उस आवाज से डरकर उठ जाती हैं। वो देखती हैं कि बाहर से सारी ठंडी हवा अंदर घुस रही है। आयशा बोलती है, उफ, ये खिड़की भी ना, इसमें लॉक करने का कुछ दिया ही नहीं है, और जाकर खिड़की को बंद कर लेती है। तभी उन्हें कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। सिमरन धीरे से बोलती है, ये आवाज किसकी है? आयशा बोलती है, चलो देखते हैं, और दोनों मोमबत्ती लेकर उस अंधेरी हवेली में उस आवाज का पीछा करती है जो कि तीसरी मंजिल पर से आ रही थी। और ऐसे में ही वो लोग एक दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। आयशा बोलती है, ये इसी में से आ रही है आवाज, और वो धीरे से उस दरवाजे को खोलती है और कर की आवाज के साथ वो दरवाजा खुलता है और अंदर ही वो लोग जाती है और वो लोग देखती है कि वहाँ पर कुछ इंसानों के कंकाल लटके हुए थे दीवारों पर। बहुत तरीके के हथियार थे, चाकू, छुरियां, तलवार और बहुत अजीब तरीके की चीजें थी। वहाँ अजीब तरह की तितलियां ढेर सारी जमीन पर मरी पड़ी हुई थी और सामने एक बड़ी समतल चीजें जो कि दीवारों के सहारे टिकी हुई थी और उस पर एक बड़ा सा कपड़ा ढका हुआ था। आयशा उस कपड़े को हटाती है और धूल से सना हुआ वो कपड़ा जमीन पर गिरता है और वो समतल सी चीज कुछ नहीं थी बल्कि एक शीशा था। जैसे ही सिमरन उस शीशे के पास से गुजरती है, उसे लगता है कि उसकी परछाई वहीं खड़ी है। वो तुरंत पलटती है, लेकिन सब कुछ सही रहता है। वो आईने के पास जाती है और उसे सामने से देखने लगती है। तभी उनके पीछे से एक भारी भरकम आवाज आती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो आवाज किसकी थी? और उनके अलावा उस हवेली में और कौन जागा हुआ था?